साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए इवोक आईएएस के द्वारा संकल्प बैच को आगे बढ़ाते हुए संकल्प बैच 2.0 को शुरू किया गया है, जिसकी आज ये पहली क्लास है। यानी आज से ये स्टार्ट हो गया है हमारा प्रोग्राम। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए हमने एक पूरा प्रोफार्मा आपको बना के दे दिया है। क्या आपको पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और डे वाइज पूरा हमने इस प्लान को सेग्रीगेट किया है। यानी आपको प्रीलिम्स के लिए आज डे 1 में क्या पढ़ना है और मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे आज 5 मई से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आज के दिन पाषाण काल और सिंधु सभ्यता हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था और मेंस के लिए हमें आज मौर्य कला को कंप्लीट करना था। हम आपको हर दिन के हिसाब से नोट्स अवेलेबल कराएंगे ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सके, उसका रिवीजन कर सके। और फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उन सभी सब्जेक्ट पर जो है हमने टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पर शेड्यूल रख दिया है, ताकि टेस्ट के माध्यम से आप जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी हो सके। इसी तरीके से मेंस के लिए भी हमने यहाँ पर वीकली टेस्ट का शेड्यूल रखा है। हर दिन आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे आज हमने आपको मौर्य कला का टॉपिक का नोट्स दे दिया है। जो भी बच्चे इस संकल्प बैच 2.0 से जुड़े हुए हैं, मौर्य कला पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उस क्लास को देख लेंगे, नोट्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप अभी से, जैसे आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है, तो आप अभी से हर टॉपिक्स पर जो है सिनॉप्सिस अपना तैयार करते हुए चले, ताकि लास्ट टाइम जो है रिवीजन करने में आपको आसानी हो। जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके। तो शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस आपको पर डे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए बनाते हुए चलना है। 5 दिन आपको हर टॉपिक पर डे दिया जाएगा। छठे दिन सारा रिवीजन होगा आपका और 7वें दिन आपका टेस्ट होगा। ये मेंस का है, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1 घंटे में लिखने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही आपको ये रविवार को टेस्ट होगा, तो ये आपको 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन 1 घंटे में लिखने होंगे। साथ ही आपको एक ऐसे भी दिया जाएगा जिसे आपको 1 घंटे में लिखकर सबमिट करना होगा। ये मेंस का प्रोग्राम हो गया। इसी तरीके से प्रीलिम्स का हमने प्राचीन भारत और बिहार के इतिहास को स्टार्ट किया है। डे 1 में आज हमें पाषाण काल और सिंधु सभ्यता का पढ़ना था। इसी तरीके से 8 दिन में इस पूरे प्राचीन भारत और बिहार के इतिहास को पढ़ना है। 9वें दिन पूरा रिवीजन करेंगे और 10वें दिन आपका एक टेस्ट रखा गया है। 150 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा और हम लोग इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में करते हुए चलेंगे, राइट। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स की डे 1 की पाषाण काल सिंधु सभ्यता पर। और जो भी बच्चे इस संकल्प बैच 2.0 से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। एक नॉमिनल फीस है। ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। केवल प्रीलिम्स के लिए 999 और केवल मेंस के लिए 1499 है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो आपको 499 का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। इस तरह आपकी फीस हो जाएगी 1999। इस बैच से जुड़ने का एक सिंपल प्रोसेस है। ये हमारा पेमेंट नंबर है 6306473800। इस नंबर पर आप पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर अपना नाम मेंशन करते हुए आप किस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, केवल प्रीलिम्स या प्रीलिम्स और मेंस बोथ दोनों में, वो आप मेंशन कर देंगे तो आपको इस संकल्प बैच 2.0 से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स और आंसर राइटिंग का एक्सेस, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पाषाण काल सिंधु सभ्यता पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पाषाण काल देखते हैं, लेकिन पाषाण काल से पहले इतिहास को एक बार समझ लेते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्रीलिम्स में बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का एग्जाम होता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती चले। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आना नहीं है, इसलिए बहुत समय हम लोग यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ के हम लोग आगे चलेंगे, राइट। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण कालीन जो युग है, पाषाण कालीन सभ्यता है, इस सभ्यता का जो इतिहास है वो लिखित रूप में मौजूद नहीं है। जो भी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखा जाता है और इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे, राइट। तो पाषाण कालीन जो सभ्यता है वो बेसिकली प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इतिहास का दूसरा देखेंगे तो वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि है और उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी साक्ष्य हमको मिलते हैं, जो भी जानकारी हम जुटाते हैं, वो भी
पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम जुटा पाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में जैसे जो मुहरे मिलते हैं, वहां से जो भी अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम उस इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल का सीधा सा मतलब है लिखित साक्ष्य तो है, यानी लिखित साक्ष्य मिलेंगे, यानी उस इतिहास काल में जाएंगे तो लिपि तो है, लेकिन उस लिपि को जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता और ताम्र पाषाण, जिसे हम कैल्कोलिथिक युग कहते हैं, इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल कौन सा होगा, तो ऐतिहासिक काल वो काल होगा जहां से हमें लिखित विवरण मिलते हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, यानी उन्हें पढ़ा भी जा सका है, उसे हम ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ये बेसिकली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल हमारा आरंभ होता है। तो इतिहास को आप इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल यानी लिखित विवरण मिलता है और उसे हम पढ़ भी पाते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में ही आपको पाषाण कालीन सभ्यता को पढ़ना होता है। पाषाण काल को अब देख लेते हैं। पाषाण काल को भी आप 3 भागों में सेग्रीगेट कर लेंगे, एक पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो ये लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच तक का है। वहीं मध्य पाषाण काल देखेंगे तो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर ये 6,000 ईसा पूर्व के बीच का देखा जाता है। और नव पाषाण काल देखेंगे तो 6,000 ईसा पूर्व और कहीं कहीं आपको 7,000 ईसा पूर्व भी यहाँ पर मिलेगा। तो 6,000 या 7,000 ईसा पूर्व से ये 3,000 ईसा पूर्व तक आपको नव पाषाण काल देखने को मिलता है। हालांकि टाइम पीरियड आपसे पूछा नहीं जाता है, समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अंतर्गत जो चीजें पूछी जाती है वो हमने यहाँ पर नीचे आपको बता दिया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, ये किससे संबंध रखते हैं, तो ये एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे और साथ ही पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने पल्लवरम, जो मद्रास में पड़ता है, यहाँ से पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। और जो औजार इन्होंने सबसे पहले पूरा पाषाण काल का खोजा था वो था हैंड एक्स, राइट, यानी हाथ की कुल्हाड़ी जो पत्थर से बनी थी। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, इन्होंने पल्लवरम, जो मद्रास में पड़ता है, यहाँ से पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। और पूरा पाषाण कालीन जो औजार था वो क्या था, वो हैंड एक्स था। पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, यानी इस काल के मानव पशुपालन और इन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था। यानी कह सकते हैं कि मानव अभी अपनी विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, पूरी तरीके से सभ्य नहीं हुआ। लगभग इनका आचरण जो है वो पशुओं की तरह था, पशुवत आचरण था, क्योंकि इनका जीवन अभी स्थायी नहीं था, घुमंतु प्रकार के थे ये। आखेटक यानी शिकार करते थे और उसी के साथ ही आप देखते हैं वृक्षों आदि से जो है ये अपने लिए फल फूल वगैरह इकट्ठा करते थे। तो पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। इस काल के मानव जो है वो पशुपालन और इनको कृषि का ज्ञान नहीं था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही रॉबर्ट ब्रूस फुट वाला ये पॉइंट याद रखना है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इन्होंने ही पल्लवरम से पूरा पाषाण कालीन औजार हैंडेक्स की खोज की थी। एक चीज यहाँ पर और याद रखना है, जो पाषाण काल को यहाँ पर जो विभाजित किया गया है, ये बेसिकली जो पाषाण यानी जो पत्थर के उपकरण हैं उनके आधार पर यहाँ डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल में जो पत्थरों के औजार बनाए गए ये बेसिकली काफी बड़े होते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्य होता गया, थोड़ा सा उसका दिमाग विकसित होता गया, तो पत्थरों के जो औजार हैं वो छोटे होते गए और नुकीले होते गए। तो पूरा पाषाण काल को हम पाषाण उपकरणों की भिन्नता के आधार पर भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, जिसमें आप क्रूड उपकरण, हैंडेक्स, विदारडी वगैरह देखेंगे। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण देखेंगे। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड या खुरचनी उपकरण देखेंगे, यानी पत्थरों के ऐसे उपकरण बनाए जाते थे जिनमें जो है दोनों तरफ से धार होती थी, राइट। तो ये हालांकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, हमने यहाँ पर समझने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल को किस तरीके से जो है विभाजित किया गया है, तो ये बेसिकली पाषाण उपकरणों की भिन्नता के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी है वो सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब
आर्कीबाल्ड अर्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज की थी। तो मध्य पाषाण काल की जो जानकारी सबसे पहले मिली वो अर्लाइल के द्वारा जब विंध्य क्षेत्र में शैल चित्रों की खोज 1867-68 ईस्वी में की गई, तब हमें भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये नाम आपको याद रखना है, आर्कीबाल्ड अर्लाइल का। इस काल के जो उपकरण है वो अपेक्षाकृत पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे थे, यानी कह सकते हैं सूक्ष्म पाषाण उपकरण मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता तो आप यही बता सकते हैं कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का यहाँ पर आरंभ होता है। इसके साक्ष्य आप देखेंगे तो भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं बागौर जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर देखा जाता है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पशुपालन का साक्ष्य जो है कहाँ से सबसे पहले मिलता है, तो ये मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बागौर कहाँ है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोठारी नदी के तट पर। तो आदमगढ़ और बागौर से सर्वप्रथम भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और वो एरा कौन सा होता है? तो मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल से ही भारत में मानव अस्थिपंजर यानी मानव जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव जीवाश्म के या मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये नर्मदा घाटी से मिले थे। नर्मदा घाटी में जो हथनौर मध्य प्रदेश के आसपास देखा गया, यहाँ पर जब इसकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने 1982 में। तो अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में नर्मदा घाटी में मानव अस्थिपंजर मानव जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य खोजे गए थे मध्य पाषाण काल में। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मानव अस्थिपंजर मानव जीवाश्म या मानव के प्रथम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? तो ये नर्मदा घाटी से मिले। नर्मदा घाटी में भी एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के हथनौर जिले से। और इसको किसने खोजा था? तो अरुण सोनकिया के द्वारा खोजा गया था 1982 में। मध्य पाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल है जिसमें महदहा, सराय नहर और दमदमा, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण नाम है। मध्य गंगा घाटी जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ ये जो तीनों स्थल है यहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाता है हड्डी के उपकरण और आभूषण मध्य पाषाण काल के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है मादहा, सराय नहर और दमदमा। दमदमा और सराय नहर के संबंध में आपसे कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे दमदमा से एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। 5 समाधानों में युग्म समाधान थे। युग्म समाधान का मतलब जोड़े के साथ जो है यहाँ पर लोगों को दफनाया गया, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुरुष और उसके साथ स्त्री को जो है साथ में दफनाया जाता था। उसे हम कह सकते हैं युग्म समाधान, यानी 2 लोगों को जो है एक ही साथ दफनाए जाने को हम युगल समाधान या युग्म समाधान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आपको दमदमा से मिलेगा मध्य पाषाण कालीन स्थल, और सराय नहर से भी आपको इस तरीके के समाधान मिलेंगे, युगल समाधान आपको मिल जाएंगे, राइट। तो युगल समाधान सराय नहर और दमदमा से आपको देखने को मिलेंगे। सराय नहर से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं, वहीं दमदमा से एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। 5 समाधानों में युग्म समाधान थे। तो ये आपको नाम याद रखना है, मादहा, सराय नहर, दमदमा, तीनों ही स्थल से जहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए। दमदमा और सराय नहर से जो है आपको यहाँ पर एक से अधिक मानव कंकालों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रायसेना मध्य प्रदेश में 1957 से 1958 में विष्णुधर वानगनकर ने भीमबेटका गुफा जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इसकी खोज की थी, जो मध्य पाषाण कालीन है। तो मध्य पाषाण कालीन ये भीमबेटका की गुफा आपको याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसको किसने खोजा था? तो विष्णुधर वागनकर के द्वारा खोजा गया था। मध्य प्रदेश के रायसेना में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। 2003 में भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया। तो आपको यह भी याद रखना है, स्टेटमेंट बना के जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य पाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल और भी हैं, जैसे लंघनाज जो गुजरात में है, वीर भानपुर जो पश्चिम बंगाल में है, पोसैरा जो बिहार में आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पाषाण कालीन स्थल है, इनके आपको नाम याद रखना है। लंघनाज गुजरात में, वीर भानपुर ये पश्चिम बंगाल में, पौसेरा ये बिहार में। ये सभी मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख स्थल हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण का नियोलिथिक एरा देखते हैं, जिसकी विशेषताएं क्या हैं। नवपाषाण काल से जो है कृषि कार्य आरंभ हो जाता है, यानी यहाँ से मानव जो है खाद्यान्नों का उत्पादन करने लगता है। पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल से ही शुरू हो जाती है, तो नवपाषाण काल में इसका और विस्तार होता है। पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना यहाँ पर शुरू हो जाता है, यानी पत्थर के औजार यहाँ पर और भी ज्यादा नुकीले, शार्प, छोटे, और इन पर अब पालिश करना शुरू कर दिया जाता है। मृदभांड बनाना शुरू होता है यहाँ से। स्थायी आवास शुरू हो जाती है। स्थायी आवास मानव के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, बुर्ज होम, गुफ कराल, जहाँ पर देखा गया कि लोग जो हैं वो गर्तावास यानी गड्ढे के घर बनाकर जो है रहते थे। एक प्रकार से मानव का जीवन जो है अब स्थायी हो गया था। पहिए का यहाँ पर आविष्कार हुआ। अग्नि की खोज और उसका उपयोग यहाँ पर किया गया, यानी अग्नि तो पहले से थी, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि पुरापाषाण काल के लोग शिकार करके डायरेक्ट जो है वो कच्चा मांस ही खाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है अब अग्नि की खोज हुई, भोजन वगैरह जो है पकाने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अग्नि का प्रयोग मानव के द्वारा नवपाषाण काल से शुरू किया जाता है, इसका उपयोग करना प्रारंभ किया जाता है। तो नवपाषाण काल के बारे में आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। कृषिकार यानी खाद्यान्नों का उत्पादन करना शुरू करते हैं। पशुपालन का और भी ज्यादा यहाँ विस्तार होता है। पत्थरों के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करने की प्रक्रिया शुरू होती है। मृदभांड बनाते हैं। लोगों का जो जीवन होता है वो यहाँ पर स्थायी होने लगता है। स्थायी आवास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। धातुओं की खोज यहाँ पर शुरू होती है। और आप जानते हैं सबसे पहले मानव के द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया था वो कौन सी थी, वो तांबा था। पहिए का आविष्कार होता है और अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल में मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है। नवपाषाण काल के संबंध में कुछ बातें और याद रखिए। हमने आपको बताया कि यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन शुरू होता है। तो मानव के द्वारा उगाई जाने वाली जो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी, और दूसरी कौन सी थी, गेहूं थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव के द्वारा उगाए जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी, जौ, और दूसरी कौन सी थी, गेहूं। और इसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट फसलें देखते हैं, जिसमें चावल, बाजरा, ये सारी फसलें भी मानव के द्वारा उगाई जाती हैं। प्राचीन उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो खोज हुई है उसके आधार पर लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखे जाते हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य ये साक्ष्य देखा जाता है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ से भी 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिवा जो प्रयागराज के बेलन घाटी में देखा जाता है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी यानी चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप लहुरा देव बताएंगे। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं होगा तब आप क्या बताएंगे, मेहरगढ़ बताएंगे। यदि मेहरगढ़ भी ऑप्शन में नहीं होता है तो आप क्या बताएंगे, कोल्डिवा बताएंगे। राइट, ये तीनों तथ्य आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण हैं। लगातार प्रश्न एग्जामिनर आपसे यहाँ से पूछता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं होगा तब आप क्या लगाएंगे, मेहरगढ़ लगाएंगे। तो ये आपको मेहरगढ़, लहुरा देव और कोल्डिवा तीनों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ हम प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं, जैसे बुर्ज होम जो कश्मीर प्रांत में है। डल झील के किनारे है ये, यहाँ पर गड्ढा खोदकर यानी गर्तावास बनाकर मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कुल मिलाकर स्थायी जीवन में रहने का प्रमाण ये मिलता है बुर्ज होम से। कश्मीर प्रांत में है, डल झील के किनारे है, गर्तावास यानी गड्ढा खोदकर मानव जो है यहाँ पर रहता था। यहाँ पर आप एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी देखते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो बुर्ज होम से ही मिलता है। तो बुर्ज होम से गड्ढा खोदकर या गर्तावास बनाकर मानव के रहने के साक्ष्य, और इसी के साथ एक ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य जो है मिलता है। कहाँ से, बुर्ज होम से, जो कहाँ है, कश्मीर प्रांत में डल झील के किनारे। दूसरा है गुफ कराल, ये भी कश्मीर प्रांत में है। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ से भी मानव के स्थायी जीवन में रहने के प्रमाण मिलते हैं। तो गुफ कराल कश्मीर प्रांत में और बुर्ज होम ये भी कश्मीर प्रांत में, ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं। नवपाषाण कालीन स्थलों में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में प्रतिष्ठानपुर भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ये आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलेगा, जहाँ से धान की खेती के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ये बस आपको इतना याद रखना है कि जो प्रतिष्ठानपुर है ये नवपाषाण कालीन स्थल है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडू काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस स्थल से पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के तीनों चरणों का पता चलता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के तीनों चरणों की जो जानकारी मिलती है वो किस स्थल से मिलती है, तो चौपानी मांडव से, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा महागारा ये विंध्य क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ से गेहूं के साथ साथ जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। महागरा से विंध्य क्षेत्र में पड़ता है, नवपाषाण कालीन स्थल है। चिरांद ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 71 बीपीएससी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में चिरांद है, ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। आपसे एक तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि चिरांद निम्नलिखित में से है पूरा पाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल या मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो आप क्या बताएंगे? ये नवपाषाण कालीन स्थल है। हिरण की सींगों से निर्मित उपकरण यहाँ से मिले हैं। किसकी सींगों से बने हुए? तो हिरण की सींगों से बने हुए उपकरण आपको चिरांद से मिलते हैं, जो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संगनकल्लू जो कर्नाटक में एक नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पिकली हल, उतनूर आदि अन्य दक्षिण भारतीय स्थल हैं, यहाँ से भी राख के टीले मिले हुए हैं। तो संगनकल्लू आपसे पूछा जा चुका है, ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से राख के टीले मिले हैं। राख के टीलों के साक्ष्य अन्य जगहों से भी मिले हैं, जैसे पिकली हल, उतनूर आदि प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हैं जहां से राख के टीले के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है प्रश्न यहाँ से। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया, हमने आपको पहले भी बताया। तो ये हो गया पूरा नवपाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल, जिसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की संभावना है, जिनकी जो चीजें पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने उतनी बातें आपको बता दी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अब हम देखते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति को, जो 2300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच देखी जाती है। यानी सिंधु सभ्यता के साथ साथ और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद तक चलने वाली एक ग्रामीण संस्कृति होती है, यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इस संस्कृति के लोग मुख्यतः तांबे के साथ साथ पत्थरों की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। इसीलिए इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी तांबे के साथ पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग करते थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण हम लोग स्थल देख लेते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति हैं और फिर उसमें क्या महत्वपूर्ण स्थल हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे पहली जो प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो है आहार, जिसे हम ताम्रवती भी कहते हैं। चूंकि ये बनास घाटी में स्थित है इसलिए हम इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। एक चीज यहाँ अच्छा और आप याद रखना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को हम कैल्कोलिथिक कल्चर अंग्रेजी में कहेंगे, और ये कभी कभी देवनागरी लिपि में जो है लिखकर आपसे पूछ लिया जाता है। तो कैल्कोलिथिक कल्चर को ही हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। बीपीएससी ने एक बार पूछा इस तरीके से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण था, अब वहां पर देवनागरी में कैल्कोलिथिक और कुछ अन्य अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजी को देवनागरी लिपि में करके पूछ लिया था। तो याद रखना कैल्कोलिथिक कल्चर को ही हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहेंगे, राइट। वो इसका इंग्लिश वर्जन है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का कैल्कोलिथिक कल्चर। आहार या बनास संस्कृति, बनास संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनास घाटी में स्थित है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, बनास संस्कृति जो ताम्र पाषाणिक, ये प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसमें गिलुंद, बालाथल, बागौर कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। मालवा संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट है, ये नर्मदा घाटी में स्थित थी और यहाँ के प्रमुख स्थल थे कैथा, एरड़, नागदा, नवदा टोली। अब प्रश्न नवदा टोली और कैथा संस्कृति से पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा के लोग कताई और बुनाई का काम जानते थे, क्योंकि यहाँ से जो है चरखे और तकलिया के साक्ष्य मिले हैं। तो चरखे के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए यहाँ पर देखा जाता है कि मालवा संस्कृति जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थे, यहाँ के लोग कताई और बुनाई का काम जानते थे। तो इस तरीके से कथन कारण का जो है एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मालवा के लोग कताई और बुनाई जानते थे, फिर उसका कारण लिख देते थे। चरखे और तकलिया के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो बेसिकली कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए मालवा संस्कृति काफी फेमस थी। मालवा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, एक कैथा और दूसरा है नवदा टोली।
नवदा टोली की खोज की है HD संकालिया के द्वारा, और कैथा संस्कृति की खोज की गई थी वागनकर के द्वारा, जिन्होंने भीमबेटका गुफा की भी खोज की है। हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है, यानी हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ये कैथा संस्कृति देखी जाती है, जो मालवा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है कैथा। जोरवे संस्कृति एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। जोरवे संस्कृति के जो स्थल हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों में देखने को मिलते हैं। जोरवे संस्कृति के बारे में एक आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ी और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद चलने वाली ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, और यहाँ के लोग शवों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा चुका है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। जोरवे संस्कृति के लोग शवों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, और ये सबसे बड़ी और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद चलने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। यहाँ के प्रमुख स्थल देखें तो जोरवे एक स्वयं जोरवे संस्कृति है, तो जोरवे एक स्वयं महत्वपूर्ण स्थल है इस संस्कृति का, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। नेवासा ये काफी इंपॉर्टेंट जोरवे संस्कृति का ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है, नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हुए हैं। दैमाबाद है जो गोदावरी नदी के तट पर है। इनाम गांव है, यहाँ से वृत्ताकार गर्त ग्रहों के साक्ष्य मिले हैं, यानी गोलाकार गड्ढों वाले कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य आपको इनाम गांव से मिलते हैं, जो कि एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत पड़ता है। किलाबंद बस्ती के साक्ष्य भी मिलते हैं। इनाम गांव से मात्र देवी की मूर्तियां भी मिली हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत जो ताम्रपाषाणिक स्थल है ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे गणेश्वर के बारे में आपसे पूछा जा चुका है एक बार। गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है, जो एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं अब हम। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हें भारतीय पुरातत्वविद का जनक भी कहा जाता है, तो आपसे कभी पूछ लिया जाए, और पूछा भी जा चुका है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी इसलिए कहा जाता है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ का ये आपको तथ्य याद रखना है। पाषाण संस्कृति से लेकर मेहरगढ़ पाषाण संस्कृति से लेकर मेहरगढ़ वही है, नवपाषाण कालिक स्थल है, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। 7000 ईसा पूर्व के आसपास देखा जाता है, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। चौपानी मांडो के बारे में हमने बताया था, चौपानी मांडो के बारे में, जहां से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के प्रमाण मिलते हैं। और दूसरा मेहरगढ़ आपको याद रखना है, जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं। वृहत पाषाण यानी जो मेगालिथिक स्मारकों की पहचान नवपाषाण युग में मृतक या शव को दफनाने के रूप में किया जाता था, यानी बड़े बड़े स्मारक बनाए जाते थे शव को दफनाने के लिए, और नवपाषाण युग में जो है इसके लिए एक विशिष्ट शब्द का यूज किया जाता था, वृहद पाषाण मेगालिथिक स्मारक। तो मेगालिथिक स्मारकों की पहचान नवपाषाण युग में शव को दफनाने के रूप में किया जाता था। पाषाण काल मध्य पाषाण काल में विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय से भी मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के हमने इससे पहले ऊपर 3 प्रमुख स्थलों को देखा था, जिसमें था महदहा था, दमदमा था, और था सराय नहर था। महदहा था, दमदमा था, और सराय नहर था, जहां से मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण कालीन एक और स्थल है, विंध्य क्षेत्र के लेखैया में देखा जाता है, जहां से मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। रिजले नाम के एक व्यक्ति थे। रिजले नामक एक व्यक्ति के द्वारा पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया गया था। ये आपको एक तथ्य याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। रिजले नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी रिलेवेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं।
क्योंकि मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने नहीं है, इसलिए इसको उतने ही डिटेल में पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से रिलेवेंट है। वरना कहानी बताएंगे तो पाषाण काल को ही 3-4 घंटे में बताया जा सकता है, लेकिन वो केवल टाइम की बर्बादी होगी। एग्जाम के लिए जितना रिलेवेंट है उतना हमने बता दिया है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहीं से मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सैंधव सभ्यता को देखते हैं। सैंधव सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो याद रखना, मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी ये सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाने का कारण क्या है? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही विस्तृत है, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, प्रमुख स्थल है, इसलिए हम इसको ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में ही दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो इस सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और हड़प्पा इस सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। राइट, तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, दोनों ही ये पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कभी भारत में पूछ लिया जाएगा भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो हम बताएंगे राखीगढ़ी। आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर इतनी बातें याद रखनी है। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक तत्कालीन जो जॉन मार्शल थे, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, हड़प्पा। राइट, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, तो किसी तरीके से ट्रिक वगैरह बना के याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, तत्कालीन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में। पिग्गट महोदय थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो सैंधव सभ्यता के दो बड़े प्रमुख स्थल हैं, इनको विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने? पिग्गट महोदय ने। तो स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, जो वर्तमान साहिवाल में है, यहाँ पर स्थित रावी नदी के बाएं तट पर। तो नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर है। वहीं मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राइट, तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक उन्नत नगरीय सभ्यता मानी जाती है, इसके पाए जाने की औपचारिक घोषणा की थी। तो जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की औपचारिक या विधिवत घोषणा कब की गई थी? 1924 में। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। एक तो ये जो पूरा समूचा क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का, ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब इसका विस्तार देखें तो इसके उत्तर में जो इसका सबसे उत्तरी स्थल है, ये है आपका मांडा। राइट, कौन सा है? मांडा है। ये जम्मू कश्मीर प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये चिनाव नदी के तट पर है। तो ये दो बातें याद रखनी है। मांडा जम्मू कश्मीर प्रांत में है, चिनाव नदी के तट पर, जो सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। उसी तरीके से इसका सबसे पूर्वी स्थल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मेरठपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित जो आलमगीरपुर है, हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी यमुना की एक सहायक नदी है। इस हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। राइट, तो सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा है। मांडा चिनाव नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। सबसे दक्षिणी स्थल देखेंगे सैंधव सभ्यता का, वो है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ेगा और ये प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा जो गोदावरी की सहायक नदी है। राइट, दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल हो गया। सबसे पश्चिमी स्थल देखेंगे सैंधव सभ्यता का, वो है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिलेगा। ये दास्क नदी के तट पर है। तो आपको ये स्थल याद रखना है, किस नदी के तट पर है, ये बात आपको याद रखनी है। मांडा सबसे उत्तरी स्थल चिनाव नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के तट पर है उत्तर प्रदेश मेरठ में। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है जो प्रवरा नदी के तट पर है महाराष्ट्र में। और सबसे
पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो दास्क नदी के तट पर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, राइट। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल जो है ये गुजरात प्रांत में देखने को मिलते हैं। गुजरात प्रांत से स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल मिले हैं। अब तक तकरीबन कुल सैंधव सभ्यता के स्थलों की संख्या जो है वो लगभग 1500 तक पहुंच गई है और क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। हाल ही में भारत सरकार के निर्देशानुसार एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तक में सैंधव सभ्यता का एक नया नाम रखा है, वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये नाम आपको याद रखना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सैंधव सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के आसपास देखी गई, लेकिन आजादी के बाद स्वतंत्रता पश्चात जो सैंधव स्थल मिले हैं वो अधिकांशतः इस अदृश्य सरस्वती नदी के आसपास क्षेत्रों में खोजे गए हैं। इसलिए अब सैंधव सभ्यता को जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जो है एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है। ये भारत सरकार के निर्देशानुसार आप देख सकते हैं, हाल ही में देखा होगा अखबार की सुर्खियों में भी ये पाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में भारत सरकार के निर्देशानुसार सैंधव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से जो है एक नया नाम रखा है। समूचा क्षेत्र इसका त्रिभुजाकार था। अब हम कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं सैंधव सभ्यता के, जिसमें हड़प्पा है। हड़प्पा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ये रावी नदी के बाएं तट पर है। दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया गया था 1921 में। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा भी इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो तीन प्रमुख नाम हैं सैंधव सभ्यता के इस हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता से जुड़े हुए, जिसमें पहला नाम है दयाराम साहनी, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर का नाम भी आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता के दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अब ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है इन प्रमुख स्थलों से जो साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा स्थल से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, यहाँ से अन्नागार मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कब्रिस्तान मिला है। इस कब्रिस्तान का जो नाम दिया गया हुआ है समाधि R37, और शवों को दफनाने की प्रथा यहाँ से मिली है। अब आपको ये याद करना होगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, एज इट इज तथ्य हैं, फैक्ट हैं, बार बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएंगे। इसका पीडीएफ वगैरह जो है आपको हमारे संकल्प बैच 2.0 के प्रीलिम्स ग्रुप्स में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल कर या जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा और इनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। रिवीजन करते समय ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, तभी चीजें आपको याद होंगी। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसमें स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उर्वरता की देवी जिसे माना गया, अन्नागार मिले, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कब्रिस्तान मिली है जिसका नाम समाधि R37 दिया गया है, और शवों को दफनाने की प्रथा यहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी सबसे पहली खोज की गई थी और इसका उत्खनन किया गया था जॉन मार्शल के निर्देशन में। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया बाद में। दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है भूत या प्रेतों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के दाएं तट पर, अभी हमने पीछे बताया। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में सबसे पहले इस स्थल का उत्खनन किया गया था, इसकी खोज की गई थी। बाद में माइके और व्हीलर के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया क्योंकि इस टीले पर कुषाण कालीन एक स्तूप प्राप्त हुआ है। तो कथन कारण में इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसे खोजा गया था। सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित है। अब यहाँ से जो कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं वो देख लीजिए। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिले हैं। अन्नागार तो हड़प्पा से भी मिले हैं, लेकिन अपेक्षाकृत जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले हैं वो काफी बड़े, हड़प्पा में जो अन्नागार मिले हैं उनसे काफी बड़े अन्नागार थे मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं, राइट। तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर सभा भवन, पुरोहित आवास देखे गए हैं। वृहत स्नानागार यहाँ पर मिला है, और जॉन मार्शल ने इस वृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा स्थल की किस
आकृति को या किस निर्माण को विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार को, विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। पशुपतिनाथ देवता की यहाँ पर मोहरों में अंकन मिलता है। शवों को जलाने की प्रथा मिलती है और नर्तकों की कांस्य मूर्ति मिलती है, राइट। तो आपसे पूछा जाता है, ये जो प्राप्त साक्ष्य हैं याद रखिएगा, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास। शवों को जलाने की प्रथा, कंफ्यूज नहीं होनी है, शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में देखी जाती है और शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में। पशुपति नाथ देवता की मूर्ति यहाँ से मिलती है और इसी के साथ नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की कांसे की मूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं। चौहुदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर। इसका उत्खननकर्ता में अर्नेस्ट मैके, एनजी मजूमदार, दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। तो मैके और मजूमदार के द्वारा चौहुदड़ो का उत्खनन किया गया। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें मनके बनाने के कारखाने काफी इंपॉर्टेंट है। ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिलता है। वक्राकार ईंटें मिलती हैं यहाँ से। स्त्रियों के प्रसाधन संबंधी सामग्री जैसे लिपस्टिक, काजल आदि भी चौहुदड़ो से मिला है। तो स्त्रियों के प्रसाधन संबंधी सामग्री कहाँ से मिली है? चौहुदड़ो से, जिसमें लिपस्टिक, काजल, चूड़ियां ये सब आपको देखने को मिलेंगी। एकमात्र स्थल जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सैंधो सभ्यता का एकमात्र स्थल है चौहुदड़ो, जहां से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग हुआ है। तो चौहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है? मनके बनाने के कारखाने, ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान, वक्राकार ईंटें, स्त्री के प्रसाधन संबंधी सामग्री और मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग इस चौहुदड़ो से आपको प्राप्त होता है, राइट। आगे देखते हैं तो इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता, सैंधो सभ्यता का, वो है लोथल। लोथल को हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता इसके रंगनाथ राव थे। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड या बंदरगाह। लोथल एक बंदरगाह नगर था, तो यहाँ पर बंदरगाह देखा जाता है, जिसको हम गोदीवाड़ा, डाक यार्ड कुछ भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में अलग अलग शब्द देकर पूछता है। लोथल में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी, तो जल भंडारण की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ 3 युगल समाधियां मिलती हैं, आपसे पूछा जाता है हड़प्पा के किस स्थल से युगल समाधियां मिलती हैं? तो उसमें लोथल का नाम आता है। चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड यहाँ से मिला है। मनके बनाने के कारखाने जैसे चौहुदड़ो से मिले हैं, उसी तरीके से लोथल से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। फारस की मुद्राएं मिली हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। हाथी दांत का पैमाना, चौहुदड़ो की भांति मनके बनाने के कारखाने, 3 युगल समाधियां, चावल के अवशेष कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चावल के अवशेष, जल भंडारण यानी जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था, गोदीवाड़ा या डाक यार्ड या बंदरगाह कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ से प्राप्त हुआ है, राइट। तो ये पूरा लोथल वाला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया और प्राप्त साक्ष्यों में बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा या डाकयार्ड, जल भंडारण, 3 युगल समाधियां, चावल के अवशेष, अग्निकुंड, मनके बनाने के कारखाने, फारस की मुद्रा, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला हुआ है। आगे देखते हैं तो है कालीबंगा, जो राजस्थान में पड़ेगा। घग्घर नदी के तट पर यह स्थित है। अमलानंद घोष के द्वारा जो है इससे सर्वप्रथम खोजा गया, इसका उत्खनन कराया गया। बाद में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा भी इसका उत्खनन कराया गया। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों में काले रंग की चूड़ियां, जूते हुए खेत कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना। जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से मिले हैं। ऊंटों की अस्थियां भी कालीबंगा से मिली हैं। हालांकि आप देखेंगे किसी भी मुद्रा में, किसी भी मुहरों में ऊंटों का चित्रांकन नहीं मिलता है। किसी भी मुद्रा या मुहरों में ऊंटों का चित्रांकन नहीं मिलता है, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि ऊंटों की अस्थियां आपको कालीबंगा से देखने को मिलेंगी। मकान कच्ची मिट्टी के बने थे, ये बात याद रखना है। कालीबंगा के जो मकान थे वो कैसे बने थे? कच्ची मिट्टी के बने थे। कालीबंगा से ही भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
अंत्योष्टि संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अंत्योष्टि संस्कार की तीन विधियों में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार आता है। तो अंत्योष्टि संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिलते हैं। एकमात्र स्थल है जिसका निचला नगर भी किलों से घिरा हुआ था। हम देखते हैं सामाजिक संगठन में तो तीन तरीके का सामाजिक संगठन मिलता है। एक है विशिष्ट वर्ग का, जो दुर्ग नगर के रूप में देखा जाता है। दूसरा है मध्यम वर्ग का और तीसरा है कमजोर वर्गों का। और कमजोर वर्गों के जो लोग हैं वो निचले नगर में रहते थे। और ये जो निचला नगर है, एकमात्र हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, जो किलों से घिरा हुआ था। तो एकमात्र स्थल है जिसका निचला नगर भी किलों से घिरा हुआ था। प्रायः कालीबंगा में देखा जाता है घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। तो कुएं जो हैं कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य कई स्थल है जहाँ से कुएं प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर देखा जाता है प्रायः सभी घरों में जो है कुएं प्राप्त होते हैं। तो ये कालीबंगा से संबंधित कुछ आपको तथ्य याद रखने हैं। खासकर जो साक्ष्य मिलते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जुते हुए खेत कई बार पूछा जा चुका है, काले रंग की चूड़ियाँ, ऊँटों की अस्थियाँ, मकान कच्ची ईंटों के बने थे, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, अंत्योष्टि संस्कार की तीनों विधियाँ, एकमात्र स्थल जिसका निचला नगर भी किलों से घिरा हुआ था, प्रायः सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो घग्गर नदी के तट पर है राजस्थान में, अमलानंद घोष के द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्खनन कराया गया था। बाद में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। आगे देखेंगे तो राखीगढ़ी है जो हरियाणा में पड़ता है, ये भी घग्गर नदी के तट पर है। सूरज भान के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। और भारतीय स्थलों में ओवरऑल आप देखेंगे तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का, सैंधो सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, लेकिन ये दोनों ही पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसलिए अगर केवल भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारतीय स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा सैंधो स्थल है, तो वो क्या बताएंगे आप? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जिसका उत्खनन करता है सूरजभान, ये कहाँ है? तो हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से मिट्टी के रथ प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि भारतीय स्थलों में सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। ओवरऑल पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो, सेकेंड नंबर पर हड़प्पा और तीसरा कौन सा है? राखीगढ़ी। भारतीय स्थलों में राखीगढ़ी सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये दोनों स्थल है, ये पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ते हैं। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले में है, खादरा बेट द्वीप पर, लूली नदी के तट पर, जेपी जोशी और आर एस बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। धौलावीरा के प्राप्त साक्ष्यों में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। खासकर यहाँ के जो विशालकाय जलाशय हैं या शैलकृत स्थापत्य, जो शैलकृत जलकुंड के रूप में देखने को मिलती है, उन्नत जल प्रबंधन, यहाँ की जल संरक्षण की तकनीक सभी सैंधव नगरों में सबसे अच्छी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंधव स्थलों में सबसे उन्नत या सबसे अच्छी, सबसे उत्कृष्ट जल प्रबंधन किस स्थल में है, तो वो आप क्या बताएंगे? धौलावीरा बताएंगे। धौलावीरा की जल प्रबंधन जो तकनीक है वो सैंधव नगरों में सबसे बेहतर थी। विशाल जलाशय थे यहाँ पर, जो शैलकृत स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें शैलकृत जलकुंड आप देख सकते हैं। शैलकृत जलकुंड का मतलब चट्टानों को काटकर जो है ये जलाशय बनाए जाते थे, जहाँ पर जल का भंडारण किया जाता था। उन्नत जल प्रबंधन सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की तुलना में सबसे बेहतर धौलावीरा में देखने को ही मिलती है। विशेषताओं में देखें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, यानी भारत के पर्सपेक्टिव से केवल पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, दूसरा आ जाता है आपका धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले के खादरा बेट द्वीप पर लूनी नदी के तट पर स्थित है। आयताकार नगर है ये। नगर को तीन भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, एक है किला, दूसरा है मध्य नगर और तीसरा है निचला नगर। तो ये आपसे पूछा जा चुका है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया, तो ये है धौलावीरा। किला, मध्यनगर, निचला नगर में इसे विभाजित किया गया। ये आयताकार नगर है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और सबसे बेहतर उन्नत जल प्रबंधन तकनीक इसे धौलावीरा में देखी जाती है। विशालकाय जलाशय हैं, यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है शैलकृत जलकुंड के रूप में, राइट। धौलावीरा सिंधु सभ्यता की ऐसी पहली साइट भी बनी है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। कब? तो 2021 में। सैंधव सभ्यता का जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है वो है बनमाली।
बनवाली ये हरियाणा में पड़ता है, रंगोई नदी के तट पर। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। विशेषताएं क्या हैं? तो जल निकासी प्रणाली का अभाव है। सामान्यतः सैंधव सभ्यता के जो स्थल है वहां पर बेहतर जल निकासी देखने को मिलती है, लेकिन बनवाली में जो है जल निकासी प्रणाली का अभाव है। सैंधव सभ्यता की जो नगरीय नियोजन देखेंगे तो उसमें ग्रिड पद्धति देखने को मिलती है। ग्रिड पद्धति का मतलब है सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन बनवाली की में देखेंगे तो यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों यानी स्टार शेप्ड में विभाजित करती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, बनवाली की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर अभाव है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख प्राप्त साक्ष्य हैं उसमें पक्की मिट्टी के बने हुए हल मिले हुए हैं, हल की आकृतियों के खिलौने भी हैं, अग्निवेदिकाएं और मातृ देवी की मृण मूर्तियां यानी मिट्टियों की मूर्तियां मिली हैं। तो मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं बनवाली से, पक्की मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं, हल की आकृतियों के खिलौने बनवाली से प्राप्त होते हैं। अगला है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिलेगा, दास्क नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता आर.एल. स्टाइन है। विशेषताएं क्या हैं? तो सुतका गेंडोर लोथल की भांति एक बंदरगाह नगर था। तो जैसे लोथल एक बंदरगाह नगर है, गोदीवाड़ा है, उसी तरीके से सुतका गेंडोर में भी आपको गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो सुतका गेंडोर भी लोथल की भांति एक बंदरगाह नगर है। सुरकोतदा अगला महत्वपूर्ण सैंधव सभ्यता का स्थल है जो कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी के द्वारा उत्खनन किया गया था। सुरकोतदा भी एक बंदरगाह नगर है, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है सुतका गेंडोर और सुरकोतदा में। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी के तट पर। आर.एल. स्टाइन के द्वारा खोजा गया, जो एक बंदरगाह नगर है। सुरकोतदा भी एक बंदरगाह नगर है लोथल की भांति। यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हुए हैं। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोतदा के अलावा कालीबंगा और लोथल से भी मिले हुए हैं। हालांकि घोड़े के स्पष्ट साक्ष्य जो है वो सैंधव सभ्यता में स्वीकार नहीं किए जाते हैं, केवल घोड़े के अस्थि पंजर की बात की जाती है कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा से जो मिले हुए हैं। राइट। रोपड़ जो भारत के पंजाब प्रांत में है, ये सतलज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था रोपड़, जो पंजाब प्रांत में है सतलज नदी के तट पर। किसने खोजा था या किसने इसका उत्खनन कराया था? यज्ञदत्त शर्मा और बाद में बीबी लाल ने। इंपॉर्टेंट क्या है रोपड़ के संबंध में? तो यहाँ से मानव के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है रंगपुर, जो गुजरात के अहमदाबाद में है, मादर नदी के तट पर है। ये नदियों के नाम याद रखना, मिलाने के लिए पूछा जाता है। तो रंगपुर ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, मादर नदी के तट पर सैंधव सभ्यता का स्थल रंगपुर, जिसका उत्खनन कराया था रंगनाथ राव ने। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निवेदिका के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। इस तरह अगर हम सैंधव सभ्यता में चावल के साक्ष्य को देखें तो लोथल से आपको चावल के अवशेष मिले हैं। दूसरा हो गया आपका रंगपुर, जहां से धान की भूसी या चावल की भूसी आपको मिलती है। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है किन स्थलों से चावल के अवशेष या चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं सैंधव सभ्यता के संबंध में? तो वो है रंगपुर और दूसरा है आपका लोथल। राइट। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है सैंधव सभ्यता का स्थल, फिर वो किस स्थान किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वैसे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बालू आपका हरियाणा में है, बालू एक सैंधव सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में है। उसी तरीके से पादरी जो गुजरात में है, सनौली जो उत्तर प्रदेश के बागपत में है, और यहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नई खोजों के अनुसार सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है, जहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। राइट। तो बालू हरियाणा में, पादरी गुजरात में, सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत में। सुतका कोह जो बलूचिस्तान में पड़ता है, सादी कौर नदी के तट पर देखा जाता है। कोटी दीजी ये सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर। आमरी ये भी सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के ये भी तट पर है, यहाँ से बारहसिंघा के प्रमाण मिलते हैं। भगवानपुर ये हरियाणा में है, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मांडी जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा, ये एक सैंधव सभ्यता का स्थल है। टकसाल ग्रह का साक्ष्य यहाँ से मिला है, याद रखिएगा। मांडी ये महत्वपूर्ण स्थल है सैंधव सभ्यता का जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में है, यहाँ से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं। बालाकोट जो बलूचिस्तान में है, यहाँ से आप देखेंगे तो सीप उद्योग काफी यहाँ का प्रसिद्ध था, और बालाकोट भी एक बंदरगाह नगर था।
हुलास जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखा जाता है, देसलपुर गुजरात के कच्छ जिले में, और दधेरी ये पंजाब में। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, खासकर सुमेलित करने के लिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई स्थल ऐसे हैं जहां जो ये पूछे भी जा चुके हैं, याद रखिएगा। बालू हरियाणा में, ये सभी सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। बालू हरियाणा में, पादरी गुजरात में, सनौली उत्तर प्रदेश में, हुलास ये भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, दधेरी ये पंजाब का है, देशलपुर ये गुजरात कच्छ का है, कोटदीजी सिंध प्रांत में है, आमरी सिंध प्रांत में है सिंधु नदी के तट पर, भगवानपुर हरियाणा का है, मांडी ये उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर में है, टकसाल ग्रह का साक्ष्य मिला है यहाँ से, ये याद रखना। बालाकोट ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ेगा, तो बलूचिस्तान प्रांत में है बालाकोट, और यहाँ का सीप उद्योग काफी प्रसिद्ध था। बालाकोट भी एक बंदरगाह नगर है, जैसे सुतकोतदा, लोथल ये सभी बंदरगाह नगर हैं, उसी तरीके से बालाकोट भी एक बंदरगाह नगर है। सिंधु सभ्यता की अब कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में हम लोग यहाँ पर एक सेग्रीगेट करके देखेंगे ताकि आपको याद हो, चीजें आपको समझ में आए। सबसे पहले राजनीतिक संगठन इसका देख लेंगे, फिर सामाजिक क्या संगठन था, सामाजिक विशेषताएं, फिर आर्थिक क्या विशेषताएं थी सैंधव सभ्यता से जुड़ी हुई, शिल्प उद्योग के संबंध में, व्यापार वाणिज्य, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, लिपि कैसी थी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक संरचना पर सबसे पहला जो सैद्धांतिक प्रकाश डाला था सैंधव सभ्यता के संबंध में, वो थे स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ही थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था, और स्टुअर्ट पिगट के द्वारा ही सबसे पहले सैंधव सभ्यता की राजनीतिक संरचना पर पहला सैद्धांतिक प्रकाश डाला गया था। मैकी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। कैसा शासन था? तो जनप्रतिनिधि का शासन था मैकी के अनुसार सिंधु सभ्यता में। सामाजिक संगठन में देखें तो सैंधव समाज 3 वर्गों में विभाजित था, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग ये निचले नगर में रहते थे, और जो विशिष्ट वर्ग हैं ये दुर्ग नगर में रहते थे, यानी एक प्रकार से सबसे ऊंचे नगर होते हैं जो दुर्ग नगर कहलाते थे, वहां पर सबसे विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे। उसके बाद फिर उसके नीचे जो नगर थे वो मध्यम वर्ग वहां पर रहता था, और सबसे निचले नगर में जो है वो कमजोर वर्गों के लोग वहां पर रहते थे। मातृ प्रधान समाज माना जाता है सैंधव समाज को, ये आप याद रखिएगा। मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि यहाँ के कई ऐसे स्थल है जहां से मातृ देवी की मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, राइट। आर्थिक जीवन देखें तो एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी ये। कृषि के संबंध में हड़प्पा लोग मुख्य फसलें गेहूं और जौ उगाते थे। अन्य फसलों में कपास, चावल, मोटे अनाज, खजूर, तिल, सरसों आदि का भी ये उत्पादन करते थे, राइट। तो कृषि, हड़प्पा लोगों की मुख्य फसल कृषि के संबंध में गेहूं और जौ थी। उसके अलावा कपास, चावल, मोटे अनाज, खजूर, तिल, सरसों आदि भी थे। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों से सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं, और इन साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में ही किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में ही किया गया था। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो सैंधव सभ्यता में कपास की खेती जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है व्यापारिक स्तर पर, क्योंकि एक वाणिज्यिक फसल है, और सूती वस्त्र सैंधव सभ्यता में व्यापार वाणिज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पशुपालन के संबंध में देखें तो हड़प्पाई लोग या सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वे बैल, गाय, भैंसा, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधा, कबूतर, इन सभी से जो है परिचित थे। कुबड़ वाला सांड जो है सर्वाधिक प्रिय था सैंधव सभ्यता के लोगों को। हालांकि जो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा की जो मोहरें हैं इन पर सर्वाधिक आप पशु का अंकन देखें तो एक श्रृंगी पशु का अंकन जो है सर्वाधिक मिलता है। कुबड़ वाला सांड जो है सर्वाधिक प्रिय था सैंधव सभ्यता के लोगों को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति देवता का चित्रांकन मिलता है। इसमें पद्मासन मुद्रा में एक योगी का अंकन है, जिसके दाहिने ओर बाघ, हाथी और बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा और नीचे 2 हिरन का अंकन देखने को मिलता है। गूगल पर आप सर्च करेंगे सैंधव सभ्यता के पशुपति देवता का चित्रांकन, तो आपको पूरा चित्रांकन देखने को मिल जाएगा। पशुपति देवता का चित्रांकन है, और इसमें पद्मासन
मुद्रा में एक योगी के बैठने का चित्रांकन किया गया है, जिसके दाहिनी ओर आप देखेंगे बाघ और हाथी के चित्र बने हुए हैं, और इसके बाईं ओर देखेंगे तो गैंडा और भैंसा के चित्र हैं, और वहीं नीचे देखेंगे, पैरों के नीचे देखेंगे तो दो हिरणों का चित्रांकन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति देवता का चित्रांकन मिलता है, जिसमें पद्मासन मुद्रा में एक योगी का अंकन है, जिसके चारों ओर ये सभी जानवरों के चित्रांकन देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है, बाघ हाथी दाहिनी ओर है, बाईं ओर गैंडा और भैंसा, और नीचे दो हिरणों का अंकन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए पशुपालन के संबंध में। सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं। तो घोड़े के अस्थिपंजर की बात की जाती है, लेकिन घोड़े के अस्तित्व को जो है स्वीकार नहीं किया जाता है हड़प्पा संस्कृति में। यानी घोड़े के स्पष्ट रूप से साक्ष्य या घोड़े का स्पष्ट रूप से उपयोग सैंधव सभ्यता के वासी करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। केवल उनके अस्थि पंजर देखने को मिलते हैं। कहाँ से? सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल से। गाय के संबंध में एक यहाँ पर विचित्र तथ्य देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं बैल या कुबड़ वाला जो सांड है सर्वाधिक इनके लिए लोकप्रिय था, लेकिन वहीं दूसरी ओर गाय का अंकन आप देखते हैं ना तो सैंधव सभ्यता के किसी मोहर पर मिलता है, ना तो मृदभांडों पर गायों का अंकन किया गया है, ना ही मृण मूर्तियों पर, यानी जो मिट्टिया की मूर्तियां बनाई गई, मृदभांड बनाए गए, इन पर गायों का अंकन कहीं नहीं मिलता है। इसी तरीके से ऊंटों की अस्थियां मिलती हैं, लेकिन ऊंटों का चित्रांकन जो है सैंधव सभ्यता की किसी मुद्रा या किसी मोहर पर नहीं मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। गायों का जो महत्व है ये बेसिकली वैदिक काल में देखा जाता है। सैंधव सभ्यता में गायों को उतना महत्व नहीं दिया गया, इसलिए गायों का आपको चित्रांकन सैंधव सभ्यता की किसी मोहर, मृदभांड या मृण मूर्तियों पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा शेर के प्रमाण भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। बाघ के आपको चित्रांकन मिल जाएंगे, लेकिन शेरों का जो है प्रमाण, यानी लायन या शेर के प्रमाण सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। शिल्प एवं उद्योग धंधे के संबंध में देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, जिसमें सूती वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण था। सैंधव लोग तांबा, टिन, चांदी, सीसा, गोमेद, लज्जमवर्द से परिचित थे। अधिकांशतः सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे का उपयोग करते थे। तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे। वस्तुतः सैंधव सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो कांसा का निर्माण किया गया था वो सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। कांसा और माफ कीजिए, तांबा और टिन को मिलाकर, तांबा और टिन को जब मिलाते हैं तो बनता है कांसा, और ये कांसा बनाने की जो प्रक्रिया है ये सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा ही सर्वप्रथम की गई थी। इसलिए सैंधव सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता के लोगों को फुट, क्यूबिट या दशमलव की जानकारी थी। एक चीज याद रखिएगा धातु के संबंध में कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो ज्ञान है वो 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल में लोगों को हुआ था। ये आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के, तो याद रखिए सैंधव सभ्यता के लोगों को तांबा, टिन, चांदी, सीसा, गोमेद, लाजवर्द इन सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का ज्ञान पूर्व वैदिक काल में होता है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में देख लेते हैं। लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा या बंदरगाह या नौका घाट यहाँ से मिलता है। लोथल से प्राप्त जो मुहरे हैं उन पर नाव का चित्रांकन मिलता है। अधिकांश स्थलों से सेल खड़ी की मुहरें प्राप्त होती हैं। मानकीकृत मापतौल की पद्धति देखी जाती है सिंधु सभ्यता में। मापताल की जो इकाई होती है वो 16 के गुणक में होती है। मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये सारी जो बातें हैं ये सिंधु सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य के महत्व की पुष्टि करती हैं। बंदरगाह का होना, अधिकांश स्थलों से सेल खड़ी की मुहरों का मिलना, मापतौल की मानकीकृत पद्धति अपनाना। मापतौल की इकाई देखें तो वो 16 के अनुपात या 16 के गुणक में थी। सैंधव सभ्यता में मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को दिया जाता था। और ये सारी बातें जो है सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य के महत्व को दर्शाती हैं। धार्मिक जीवन देखें इनका, तो ये एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे सैंधव सभ्यता के लोग। मातृ देवी, पशुपति, लिंग योनि की पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, वृक्ष, जल, अग्नि, सूर्य की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा आप जान रहे हैं कि पशुपति देवता
की मूर्तियां देखने को मिली हैं, मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली हैं, तो मूर्ति पूजा देखने को मिलता है। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, क्योंकि सैंधव सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं, तो सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज का मिलना इनके भूत प्रेत में विश्वास को दर्शाता है। योग की परंपरा का धार्मिक महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि पशुपत देवता की जो मूर्ति मिली है और जिसमें पद्मासन में एक योगी को बैठे हुए दिखाया गया है, वो बेसिकली योग की परंपरा के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। तो धार्मिक जीवन में ये कुछ बातें याद रखिएगा। एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना, मातृ देवी, पशुपति, लिंग योनि की पूजा करना, नाग पूजा करना, वृक्ष, जल, अग्नि एवं सूर्य की पूजा करना, मूर्ति पूजा, अंत्योष्टि संस्कार, भूत प्रेतों में विश्वास, ये सब इनके धार्मिक जीवन के अंतर्गत आप बता सकते हैं। सूर्य पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, मृतभंडों पर स्वास्तिक का साक्ष्य प्राप्त होना, और हड़प्पा से भी आप देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जो सूर्य पूजा का प्रमाण देते हैं। राइट। सैंधव सभ्यता की अगर लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हम सैंधव सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ये जो लिपि है बेसिकली दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति को दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी इस तरह से शुरू करेंगे, दाएं से बाएं लिखेंगे। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति में होगा तो सबसे पहले दाएं से बाएं लिखेंगे, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। तो इस तरीके से जो है ये लिपि लिखी जाती थी। कैसी लिपि थी? तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। मृदभांड, तो काले रंग की आकृतियों से चित्रित सैंधव सभ्यता के जो मृदभांड थे वो लाल कलर के थे, और पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व यानी वैदिक सभ्यता से पूर्व ये सैंधव सभ्यता थी, इस बात को सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड बेसिकली आर्य या वैदिक युग से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता को आर्यों से पूर्व होने को सिद्ध करता है, तो वो कौन करते हैं? ये मृदभांड करते हैं। लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता सैंधव सभ्यता के हैं, वहीं दूसरी तरफ धूसर या चित्रित धूसर मृदभांड आर्य यानी वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। और इन मृदभांडों के द्वारा ही हम सैंधव सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ये सभ्यता थी यानी वैदिक सभ्यता से पूर्व की ये सभ्यता थी, इसको जो है हम सिद्ध कर पाते हैं। राइट। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सैंधव या हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका। और पुरातात्विक खुदाई में भी बड़ी संख्या में जो प्राप्त मोहरे हैं वे इस सभ्यता के विषय में जो जानकारी है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में बन जाती है। राइट। तो सैंधव सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है, और खुदाई से प्राप्त बड़ी संख्या में मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यासों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बनमाली एक ऐसा उदाहरण है जहां पर जो सड़कें हैं वो किस तरीके से काटती थी? वो स्टार शेप्ड में, राइट, तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। हालांकि जो अधिकांश सैंधव सभ्यता की जो नगर नियोजन पद्धति है वो ग्रिड पद्धति के आधार पर थी, यानी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल एकमात्र नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, और अन्य जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उन स्थलों के घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थे वो सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का जो यूज किया गया वो बेसिकली सिंधु सभ्यता से संबंधित माना जाता है। सुमेरिया सभ्यता की जो क्यूनिफॉर्म लिपि है वो प्रथम प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, यानी जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ये प्रथम प्राचीनतम लिपि नहीं है, बल्कि प्राचीनतम लिपि किसे माना जाता है? तो सुमेरिया सभ्यता की क्यूनिफॉर्म लिपि को प्रथम प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। पर्दा प्रथा, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति के प्रचलन का अनुमान भी सैंधव सभ्यता में लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और इन पतन के कारण के संबंध में जो विद्वानों का मत है वो एक बार देख लेते हैं, मिलान करने में कभी पूछा जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कहने वाले विद्वानों में आर एल ऑस्टिन और अमलानंद घोष शामिल हैं।
बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मानने वाले विद्वानों में मैके हैं, मार्शल हैं, एसआर राव हैं। आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मानने वालों में व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और बीके थापर हैं। महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कि कनेडी का मानना है। भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन होता है, ऐसा मानने वालों में एम आर सहानी, जॉर्ज एफ डेल्स और बी एन मिश्र हैं। एम दिमित्रिएव, ये नाम याद रखिएगा, एम दिमित्रिएव, इनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था, अदृश्य गाज यानी पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण इस सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, एक बार इसे देख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो आप प्रश्न को सही कर पाए, राइट। तो इस तरीके से हमने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता से एक दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो प्राप्त जो साक्ष्य हैं अलग अलग स्थलों से, वो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकी अन्य बातों को भी एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न वहाँ पर, चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जब प्रश्न पूछा जाएगा आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप पढ़े होंगे, दो तीन बार रिवाइज किए होंगे, और टेस्ट के माध्यम से जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी, प्रश्न को आप सही करने की स्थिति में आ जाएंगे, राइट। तो मिलेंगे हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए। कल का आपका टारगेट क्या है? कल आपको टारगेट दिया जाएगा, वैदिक काल आपको पढ़ना है कल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ना है, इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा। और मेंस के लिए आपको कल क्या पढ़ना है, आपका मौर्य कला आज हो गया है, आई होप आप सभी ने उसका सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स बना लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और कल का आपका होगा टारगेट पाल कला, राइट। कल हम पाल कला पर देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो बच्चे इस संकल्प बैच 2.0 से जुड़ना चाहते हैं, पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है, एक बार आप देख सकते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। इस पूरे प्रोफार्मा के अनुसार ही हम इस संकल्प बैच 2.0 को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें 71 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। इस प्रोफार्मा का पीडीएफ आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूं। तो आप लोग पब्लिक टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इवोकाईएएस के द्वारा जो भी जानकारी होती है वो आप तक पहुंचती रहती है, करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें आप तक मिलती रहती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर 6306473800 पर कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।